दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से जो एक नए वीडियो में साउंड का चैप्टर हम फिर से लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले वीडियो में डिस्कस किया था हमने साउंड के बारे में। बेसिकली साउंड क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन करती है दोस्तों। अब बेसिकली साउंड वेव जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। वे तरंगे जो गति करने के लिए जिनको क्या किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बेसिकली बताया कि साउंड आपका कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट करता है, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। माध्यम के कणों का बिल्कुल पास पास आ जाना कंप्रेशन होता है, और थोड़ा दूर हो जाना क्या होता है? रेयरफैक्शन। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स की, यानी ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की हो सकती हैं या ध्वनि के कितने टाइप है दोस्तों। तो यहां से हम बेसिकली इसको 3 टाइप्स में स्टडी करेंगे। कौन कौन से वो टाइप हैं यहां पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है दोस्तों वो है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड यानी कि श्रव्य ध्वनि। दूसरी हमारे पास में है, दूसरा जो टाइप है वो है अश्रव्य। अश्रव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड। और तीसरा जो टाइप है हमारे पास में वो है पराश्रव्य, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये जो वर्गीकरण हमने किया ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के आधार पर किया गया, फ्रीक्वेंसी के आधार पर किया गया कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया। सबसे पहला टाइप है दोस्तों ऑडिबल साउंड यानी कि श्रव्य ध्वनि। दूसरा हमारे पास टाइप है अश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड, और पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड। आपको सबसे पहले बेसिकली पूछ लिया जाए कि ये जो वर्गीकरण आपने किया ये किस आधार पर किया, तो दोस्तों ये वर्गीकरण हमने आवृत्ति के आधार पर किया, फ्रीक्वेंसी के आधार पर किया, याद रखना है। अब देखिए दोस्तों ऑडिबल, सबसे पहले हम इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज देखेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। या दोस्तों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये आपको याद रखना है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने यहां पे देखा, आपको बताया कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज का मतलब 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए अश्रव्य ध्वनि, तो इसकी रेंज जो होगी वो 20 हर्ट्ज से कम होगी। इसकी आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन होगी किससे? 20 हर्ट्ज से। और इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। आवृत्ति जो है वो ज्यादा होगी किससे? 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से। अब हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। अश्रव्य ध्वनि यानी कि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम हो, और पराश्रव्य ध्वनि वो है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा हो। अब ऑडिबल
ऑडिबल का मतलब जिसको सुना जा सके, श्रव्य ध्वनि वह ध्वनि जिसको आसानी से सुना जा सके। अब किसके पैरामीटर में, किसके रेस्पेक्ट में हम ये बात करते हैं, तो ये जो केस है दोस्तों, ये बात होती है मानव के केस में, ह्यूमन के केस में। जनरल जो बात कर रहे हैं हम, वो किसके केस में कर रहे हैं? ह्यूमन के केस में कर रहे हैं दोस्तों, मानव के केस में कर रहे हैं। तो ऐसी ध्वनि जिसे इंसान द्वारा आसानी से सुना जा सके, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के मध्य में होती है, या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। पैरामीटर किसके लिए है? मानव शरीर के लिए, ह्यूमन के लिए है। अश्रव्य ध्वनि जिसको आसानी से ना सुना जा सके, बिल्कुल फुसफुसाहट वाली, बिल्कुल हल्की साउंड जिसको आप आसानी से नहीं सुन सकते, वो ध्वनि, तो उसकी आवृत्ति जो होगी वो कम होगी 20 हर्ट्ज से भी। और पराश्रव्य जिसकी बहुत ज्यादा, बिल्कुल कानों को फाड़ देने वाली बहुत ज्यादा साउंड, तो ऐसी ध्वनि जो है वो 20,000 हर्ट्ज से भी जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो, या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो। अब ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि ऑडिबल साउंड का जो पैरामीटर हमें सेट किया गया है वो ह्यूमन के केस में। अब अगर अश्रव्य ध्वनि की बात करें, तो ऐसे भी कुछ जीव हैं जो अश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भारी भरकम जीव है वो इस ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ और भी आते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं दोस्तों यहां से, तो एग्जाम्पल में राइनोसोरस है, एलिफेंट है, पिकॉक है, ये सभी जीव क्या है? वेल है, इसको आसानी से सुन सकते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर हाथी, गैंडा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं तो दोस्तों आपका आ गया मोर। नेक्स्ट वेल। ये जो जीव हैं दोस्तों, हाथी है, गेंडा, मोर और वेल मछली, ये जो जीव है ये अश्रव्य ध्वनि को भी आसानी के साथ सुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से वह जीव बताइए जो कि अश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। ऑप्शन में कोई आपको एक मिल सकता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद रखनी है दोस्तों। अश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब पराश्रव्य ध्वनि की बात कर लेते हैं दोस्तों। पराश्रव्य ध्वनि जो है वो क्या होता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो। अब यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है दोस्तों कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं जो इसको आसानी के साथ सुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले है आपका चमगादड़, नेक्स्ट है फिर आपका कुत्ता है, बिल्ली, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें बंदर। ये ऐसे जीव हैं जो आसानी से प्राश्रव्य ध्वनि बिना किसी प्रॉब्लम के, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको आसानी से सुन सकते हैं। बार बार एग्जाम्पल पूछा जाता है चमगादड़ से रिलेटेड, तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये भी आपको याद रखने, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, ये सारे जीव ऐसे हैं जो इसको आसानी के साथ सुन सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल इसलिए नहीं पूछा जाता ऑडिबल में, क्योंकि ये जो पैरामीटर सेट किया गया है ये ह्यूमन के लिए है दोस्तों, मानव शरीर के लिए है। तो आपको याद रखना है, ध्वनि तरंगे बेसिकली 3 टाइप की हो गई, ऑडिबल यानी कि श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड, और प्राश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ध्वनि का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और वही साउंड किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से टकराकर मेरे पास वापिस आ रहा है।
तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। सपोज दैट ये एक ध्वनि स्रोत है, ये कोई स्पीकर है मैंने मान लिया। अब ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां पर। अब यहां से साउंड वेव्स निकली कुछ इस तरीके से, और उसका क्या हो गया, वापस इस परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो इसको आप कहते हैं दोस्तों ध्वनि का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए दोस्तों सेम चीज होती है लाइट के केस में पढ़ते हैं आप, ये आपतित तरंग, ये परावर्तित तरंग, और ये आपका बीच में क्या होता है दोस्तों, इसमें अभिलंब होता है। सेम चीजें ये मैटर करती हैं इसमें भी। तो ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन की तरह ही सेम होता है। अब ध्वनि का जो परावर्तन है, देखिए कई बार कमरा जब खाली होता है हम कुछ भी बोलते हैं, वही साउंड आपको टकराकर वापस गूंज के रूप में सुनाई देता है। तो वो क्या है, ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। तो ध्वनि तरंग का परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। याद रखना है, ध्वनि तरंग का परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है दोस्तों, ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। बहुत ही आसान सी बात है, किसी भी टाइप से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम प्रकाश के परावर्तन की घटना की ही तरह ये भी उसी फिनोमिना पर आधारित है दोस्तों। अब देखिए ह्यूमन के लिए, मानव मस्तिष्क के लिए ध्वनि का जो सेंसेशन टाइम होता है वो होता है दोस्तों 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, 1/10 सेकंड। तो अगर मैं इसको यहां से लेना चाहूं तो डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0.1 सेकेंड। ये मानव मस्तिष्क के लिए इसका सेंसेशन टाइम है, जिसमें हमारा दिमाग इतने टाइम में उस ध्वनि को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो देखिए दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखना है, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा या 0.1 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों इसके अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसमें हम किस तरीके से ध्वनि तरंगों का जो परावर्तन है इसके लिए एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है मेरे पास में वो है दोस्तों गूंज, यानी कि इको। गूंज, देखिए दोस्तों हमने अपने घर में, ऑफिस में, हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में, जहां पर भी आप जाते हैं तो हमने एक चीज नोटिस की होगी, जब कमरा खाली होता है तो क्या होता है दोस्तों, जो भी हम साउंड, जो कुछ बोलते हैं वो गूंजता है, वो बार बार वो ध्वनि वो दोबारा से हमें सुनाई देती है। या और जब कमरा भरा हुआ होता है तो कमरे में गूंज नहीं होती। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जब कमरा भरा हुआ होता है, सपोज दैट उसमें कपड़े रखे हैं, पर्दे लगे हुए हैं और बहुत सारा सामान रखा है, तो उसमें कमरा गूंजता क्यों नहीं है कि वो जो मटेरियल उस कमरे में रखा हुआ है वो उन साउंड वेव्स को ऑब्जर्व कर लेता है।
क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो ध्वनि परावर्तित होकर हम तक वापस नहीं पहुंचती, इसलिए भरा हुआ कमरा कभी भी गूंजता नहीं है दोस्तों। लेकिन जब उसी केस में जब कमरा खाली होता है तो सिर्फ कमरे में क्या होती है, दीवारें होती हैं, और दीवारें कैसी सतह, एक ठोस सतह है। इस ठोस सतह से वो ध्वनि तरंगे टकराकर वापस हम तक पहुंचती है, जो कि हमें गूंज के रूप में सुनाई देती है। बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, भरा हुआ कमरा गूंजता नहीं है जबकि खाली कमरा गूंज आपको गूंज सुनाई देती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो गूंज बेसिकली क्या है कि ध्वनि का परावर्तक सतह से टकराकर हमें वापस सुनाई देना क्या कहलाता है दोस्तों, गूंज कहलाता है। तो बेसिकली इको क्या है, इको के बारे में अगर मैं बेसिक बात कर लूं तो क्या होगा, परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि का वापस सुनाई देना। क्या कहलाता है, गूंज है क्या? अब देखिए दोस्तों, गूंज के लिए सपोज दैट मेरे सामने कोई दीवार है, मैं उस दीवार के सामने कुछ इस तरीके से खड़ा हूं और मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो कोई ना कोई डिस्टेंस है क्या उस बीच के और मेरे बीच में? बिल्कुल डिस्टेंस होगा। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक कम से कम गूंज को सुनाई देने के लिए, ताकि आपको गूंज जो है वो सुनाई दे? तो उसके लिए हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो मान लीजिए मेरे पास में एक परावर्तक सतह है, ये वाली, ये ध्वनि के लिए परावर्तक सतह। यहां पर कोई भी एक ध्वनि स्रोत है मेरे पास में, ये एक स्पीकर है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया d। कितना है, d। अब देखिए दोस्तों, यहां से कोई भी ध्वनि तरंग जाएगी तो वो उससे टकरा कर क्या वापस आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। जैसे ध्वनि तरंग टकराकर और यहां से वापस आएगी, सपोज दैट आप भी यहीं पर खड़े हो, अब यहां पे आपको गूंज सुनाई देने के लिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया, ह्यूमन के लिए जो ध्वनि का जो सेंसेशन टाइम होता है, टी होता है 0.1 सेकेंड, हमें पता है। और ध्वनि की एयर में जो स्पीड होती है, नॉर्मल एयर में जो स्पीड होती है, वो स्पीड क्या होती है दोस्तों, 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड। ये दोनों हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है, याद रखना है। लगभग ये जो स्पीड होती है दोस्तों, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आपको फॉर्मूला पता है, चाल जो होती है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये कम से कम। अब दोस्तों d तो ये जाएगा और d ही वापस आएगा, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, वो बेसिकली यहां पर कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी d प्लस डी, यानी कि 2d। ये यहां पर क्लियर हो गया, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। अब चाल हमें पता है, यहां पर आपको कंफर्म है चाल, तो ये लिख दीजिए यहां पर 344 और इक्वल्स टू, दूरी आपको पता है 2d है दोस्तों, और यहां पर 0.1। अब ये 0.1 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2d इक्वल्स टू 344 इंटू 0.1 अपॉन में। अब अपॉन में कुछ नहीं है, इधर से 2 है उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 344 इंटू 0.1 अपॉन में 2।
अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, 72 आएगा क्या, 72 आ जाएगा। अब 72 को सॉरी 172 कितना आ जाएगा, 172। अब 172 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों, अपने पास आएगा 17.2 मीटर। तो आपको पता है गूंज सुनाई देने के लिए परावर्तक तल, दोस्तों ये जो है ये किसका कार्य कर रहा है, परावर्तक तल का। परावर्तक तल ये आपका क्या है दोस्तों, ध्वनि स्रोत है क्या, ध्वनि स्रोत। और ये क्या है दोस्तों, श्रोता। तो श्रव्य तथा परावर्तक तल के मध्य मिनिमम डिस्टेंस जो है दोस्तों वो 17.2 मीटर का होना चाहिए, तब जाकर उसको क्या सुनाई देगी दोस्तों, गूंज सुनाई देगी, इको सुनाई देगा। ये यहां से क्लियरली आपको कंफर्म होना चाहिए। देखिए दोस्तों फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। परावर्तक सतह से ध्वनि टकराकर ध्वनि का वापिस सुनाई देना क्या कहलाता है, गूंज कहलाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गूंज ध्वनि तरंगों की किस घटना पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली इको जो है वो ध्वनि तरंगों की, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आपको याद रखना है दोस्तों। और आपको यह कंफर्म हो गया कि श्रव्य क्या होता है, श्रव्य, और दूसरा होता है आपका परावर्तक तल। परावर्तक तल उसके बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर का होना चाहिए, तभी आपको क्या सुनाई देगी दोस्तों, श्रव्य को परावर्तक तल से यहां पर क्या सुनाई देगी, गूंज सुनाई देगी। ये कंफर्म है आपको। बहुत ही आसान सी बात है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गूंज का सुनाई देना ध्वनि तरंगों की किस घटना पर आधारित है। तो दोस्तों यहां से आपको आंसर करना है कि गूंज जो है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और परावर्तन, अगर ध्वनि तरंगों के अंदर परावर्तन की घटना ना हो तो क्या होगा दोस्तों, आपको गूंज सुनाई देगी क्या, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। अगर सारा का सारा साउंड वेव्स को जो परावर्तक तल है वो ऑब्जर्व कर ले, अवशोषित कर ले, दोबारा हम तक पहुंचे ही ना, तो हमें क्या गूंज जो है वो सुनाई देगी, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। तो दोस्तों गूंज जो है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और ध्वनि परावर्तक सतह से ध्वनि तरंगों का टकराकर हमें वापस सुनाई देना ही दोस्तों क्या है, गूंज है। अब देखिए दोस्तों, एक तो ये चीज होगी आपकी गूंज, दूसरा है हमारे पास ध्वनि का अनुरणन। बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अब गूंज और अनुरणन में बेसिक डिफरेंस दोस्तों क्या है, ये तो है मेरे पास में आपकी गूंज और ये है अनुरणन। अब ये आपकी यहां पर गूंज है और ये अनुरणन है। दोनों ही कंडीशन में, गूंज में हो और चाहे अनुरणन हो, दोनों ही कंडीशन में ध्वनि का परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन। और इस केस में भी क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन होगा।
अब दोस्तों लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जब इसमें भी ध्वनि का परावर्तन है और इसमें भी ध्वनि का परावर्तन है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो देखिए मेन डिफरेंस इसमें आपको यही याद रखना है दोस्तों, गूंज और अनुरणन में, कि गूंज जो होती है इसमें ध्वनि का जो परावर्तन है वो एक बार होता है। क्या होता है? एक बार होता है। एक बार परावर्तन हुआ, आपको गूंज एक ही बार सुनाई देगी। लेकिन किसी वैलीज में आप गए दोस्तों, पहाड़ों के बीच में बहुत सारी घाटियां होती है, वहां पर अगर कोई आवाज आप कर देते हैं तो वो आवाज आपको कुछ टाइम तक सुनाई देती है, 2 या 3 सेकंड तक सुनाई देती है। तो 2 या 3 सेकंड तक उस साउंड का सुनाई देना क्या है? अनुरणन है। अब अनुरणन में परावर्तन की घटना जो है वो बार बार होगी दोस्तों। क्या होगी? बार बार। ध्वनि का परावर्तन क्या होगा? बार बार होगा। तो बेसिकली ध्वनि तरंगों का ध्वनि तरंगों के बार बार परावर्तन से कुछ समय के लिए ध्वनि का सुनाई देना अनुरणन है। तो अनुरणन में क्या होता है दोस्तों? ध्वनि तरंगों का बार बार परावर्तन होता है। अब देखिए इसके अनुरणन के लिए अगर हम देखें तो अनुरणन बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से होता है, इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। मान लीजिए हम थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए गए, ये स्क्रीन लगी हुई, ये आपका एक थिएटर है जिसके अंदर सामने की तरफ सीटें लगी हुई है। ये यहाँ पर कुछ स्पीकर लगे हुए हैं स्क्रीन के चारों तरफ, और यहाँ पर ये सीटिंग अरेंजमेंट है। ये आपकी सीटें हैं जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। अब बेसिकली होता क्या है दोस्तों? यहां से कोई ध्वनि तरंग निकली, वो यहां पे टकराएगी, फिर इन कुर्सियों से टकराएंगी, फिर इधर टकराएगी, फिर इधर टकराएगी, फिर इधर टकराएंगी। तो बार बार ध्वनि तरंगों का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो कुछ सेकंड के लिए आपको ये जो ध्वनि है ये सुनाई देती रहेगी, और एट दैट टाइम जो वहां से साउंड आ रहा है उसको आप एग्जैक्टली सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे। वो आवाज जो है वो मिक्स हो जाएगी और आप मूवी का मजा नहीं ले पाएंगे और आप मूवी अच्छे से नहीं देख पाएंगे। इसलिए अनुरणन से बचने के लिए सिनेमा घरों में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि ध्वनि के अनुरणन से बचने के लिए सिनेमा घरों में क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या क्या उपाय हो सकते हैं। किसी थिएटर में अगर आप मूवी देखने के लिए गए तो वहां पे क्या क्या होता है? फर्श पर, जो फर्श है पर कारपेट होने चाहिए, क्योंकि कारपेट होने चाहिए। अगर कारपेट होगा तो नीचे साउंड वेव जो जाएंगी उनको वो ऑब्जर्व कर लेगा। दीवारों पर क्या लगे होने चाहिए? दीवारों पर पर्दे लगे होने चाहिए। पर्दे लगे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं दोस्तों यहां से, तो दीवारों पर पर्दे लगे होने चाहिए, फर्श पर कारपेट बिछे हुए होने चाहिए। कुर्सियां जो है, ये जो यहाँ पे जो आप सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जो कुर्सियां यूज कर रहे हैं ये किसकी होनी चाहिए? फाइबर मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए दोस्तों, ये याद रखना है। तो फाइबर जो है वो बेसिकली जो क्या करता है, साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, या
कपड़े टाइप की कुछ सीटें होती हैं, उन ये भी क्या कर लेती हैं, उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो कुर्सियां अच्छे मटेरियल की होनी चाहिए, फर्श पर कारपेट बिछे हुए होने चाहिए, दीवारों पर पर्दे लगे होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए। तो ये सब जो है ये किससे बचने के उपाय हैं दोस्तों? ये सारे के सारे जो उपाय हैं वो काम में आएंगे हमें अनुरणन को कम करने के लिए। तो सिनेमा घरों में अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो जनरली वहां पे ऐसी सारी अरेंजमेंट की हुई होती हैं ताकि आप अच्छे से मूवी देख पाएं दोस्तों। तो ये फर्क है आपका अनुरणन और गूंज में। अनुरणन में सिर्फ इसको आपको एक ही याद रखना है कि ध्वनि तरंगों का बार बार परावर्तन होगा, और बार बार परावर्तन होगा तो ध्वनि तरंगे आपको कुछ समय तक के लिए वही ध्वनि आपको सुनाई देती रहेगी दोस्तों। तो ये जो चीज है ये कहलाती है आपकी अनुरणन। तो दोस्तों अनुरणन और गूंज दोनों में फर्क क्या है ये हमने अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। और गूंज के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए श्रव्य तथा परावर्तक तल के मध्य ये भी हमने देखा। अब दोस्तों हम इसके अगर यहां पे एक चीज देखेंगे, हमारे पास एक डिवाइस होती है सोनार। देखिए सोनार का बेसिक जो मीनिंग होता है इसका को आप एब्रीवेट करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। देखिए दोस्तों इस सोनार जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल जो है वो जहाज व पनडुब्बी यानी जो बड़ी बड़ी शिप और सबमरीन्स होती हैं उनमें काम में आती। अब किस लिए काम में आती है दोस्तों? सोनार के अंदर, सोनार एक ऐसा डिवाइस है, देखिए आपको कुछ इस टाइप का डिवाइस है, इसमें दो चीजें लगी होती हैं। एक तो होता है दोस्तों ट्रांसमीटर। क्या होता है? ट्रांसमीटर। और दूसरा होता है इसमें रिसीवर। दोनों चीज। अब इस ट्रांसमीटर से किस प्रकार की ध्वनि तरंगे निकलती हैं? पराश्रव्य प्रकार की, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि सोनार जो है वो ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के ऊपर आधारित है? तो पराश्रव्य प्रकार की ध्वनि तरंगों पर आधारित है। अब दोस्तों ये क्या करता है, मान लीजिए ये किसी जहाज में लगा हुआ है, जहाज पानी में चल रहा है, अब नीचे बहुत बड़ी कोई चट्टान है, ये ट्रांसमीटर क्या करेगा? इन तरंगों को उत्सर्जित करेगा। नीचे कोई चट्टान आ गई, रॉक आ गई बड़ी, ये इससे टकरा कर वापिस जाएगी और ये रिसीवर इसको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। पता चल जाएगा पानी के नीचे बहुत बड़ी चट्टान है, जहाज को इससे टाइम पे बचा लिया जाएगा। तो पानी के अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टानों का पता लगाने के लिए, बड़े और भयानक जलीय जीवों का पता लगाने के लिए, दुश्मन देश की सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? सोनार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जिस तरीके से हम हवाई क्षेत्र में, अपने हवाई क्षेत्र में मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? रेडार का यूज करते हैं। उसी प्रकार हम जलीय सीमा के अंदर किसी दुश्मन देश की कोई सबमरीन तो नहीं आई है या कोई बड़ी चट्टान नहीं है, इन सारी खतरों से को टाइम पर जानने के लिए हम सोनार जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्तों साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। आपसे क्वेश्चन या तो ये पूछ लिया जाएगा या पूछा जाता है कहाँ इस्तेमाल होता है, तो पानी के जो बड़े बड़े जहाज हैं, जो बड़ी बड़ी पनडुब्बियां होती हैं, हमारी जो नेवी है वो इसका इस्तेमाल करती है दोस्तों। तो ये जहाज और पनडुब्बियों के अंदर लगा होता है। दुश्मन देश की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, जल समुद्र के अंदर हो रही आंतरिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए,
समुद्र के अंदर भयानक जलीय जीवों का पता लगाने के लिए, उसके अंदर जो चट्टानें हैं उनका पता लगाने के लिए, सब के लिए किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? सोनार का इस्तेमाल होता है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो कि हमें जहाज और पनडुब्बियों को क्या रखती है दोस्तों? सुरक्षित रखती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का जो टॉपिक था, इसमें आपकी साउंड की जो क्लास थी वो खत्म होती है। साउंड आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सेशन हम कल आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम इसमें आज तक के कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।